अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कल हमने ये पेडागोजी लाइव सेशन जो स्टार्ट किया था, इसमें हमारे 2 टॉपिक्स हो चुके थे। अगर किसी को क्लियर नहीं तो आज मैं उसका जो रिकॉर्डेड सेशन है वो भी ट्रिम करके अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि कल उसके बीच में कुछ मसला आ गया था, यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े का सीन था। आइडियलिज़म हमने डिस्कस किया था कल, और इसके बाद हमने डिस्कस किया था रियलिज़म को। मैं जल्दी से आपको यहाँ पर रिकॉल देना चाहता हूँ। आइडियलिज़म कौन सी फ़िलॉसफ़ी है एजुकेशन या पेडागोजी के अंदर? ये एक ऐसी फ़िलॉसफ़ी है जो इस चीज़ के ऊपर यकीन रखती है, इस चीज़ के ऊपर बिलीव रखती है कि हमारी एक दुनिया है, ये वाली फिज़िकल वर्ल्ड हमारी है, ठीक है। हमारा जो फिज़िकल वर्ल्ड है, हमारी ये वाली दुनिया, रियलिटी जिसको कहते हैं, एक ये है। एक इसके अलावा हमारी एक दुनिया होती है ख़यालाती दुनिया या ख़यालों की दुनिया, ठीक है, जहाँ पर हम ख़यालों को, वैल्यूज़ को या फिर माइंड को, यानी अपने दिमाग को या जहन को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो इस फ़िलॉसफ़ी के अंदर ये होता है कि ये फ़िज़िकल वर्ल्ड को इम्पोर्टेंस नहीं देता, बजाय फ़िज़िकल वर्ल्ड के ये इम्पोर्टेंस देता है आइडियाज़ को, ठीक है। आइडियाज़ की जो दुनिया है उसको, वैल्यूज़ को, माइंड को फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर ये उस दुनिया को देखता है। फिजिकल वर्ल्ड को ये सेकेंडरी समझता है। प्राइमरी जो चीज़ है वो आइडियाज़ की दुनिया है। बस ये इसकी डेफिनेशन है। ये कुछ जो थिंकर्स हैं, आइडियलिस्ट जो हैं, वो उनके नाम हैं, आपने इनको याद रखना है, प्लेटो, सोक्रेट्स और इमैनुअल कैंट, ठीक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आइडियलिज्म के अंदर काम किया हुआ है। स्लाइड किसको शो नहीं हो रही, काइंडली मुझे बता दें। और ऑडियो, मेरी आवाज़ आप सबको सुनाई दे रही है? आवाज़ भी ठीक है मेरी? अच्छा, मतलब अगर एक बंदे के साथ सब कुछ ठीक है तो फिर जिसके साथ ठीक नहीं होगा शायद उनका इंटरनेट का मसला हो। क्लियर हो गया? खैर है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग आप लोग देख लेना, कोई मसला नहीं। तो आइडियलिज़म के हवाले से मैंने बात की। कुछ आइडियलिस्ट हैं, इनके नाम मैंने आपके सामने डिस्कस किए। फिर हमने इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में कल डिस्कशन की थी। वैसे मैं इसका एक रिकॉर्डेड सेशन, जितना भी कल 2 टॉपिक्स के अंदर रिकॉर्डेड सेशन हमारा हो चुका है, वो मैं शेयर कर दूंगा, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ रिकॉल करने की खातिर मैंने आपको आइडियलिज्म के हवाले से बताया। सेकंड टॉपिक हमने कल पढ़ा था रियलिज्म का। आइडियलिज्म के अगेंस्ट एक और फिलॉसफी है, उसको बोलते हैं रियलिज्म। अब रियलिज्म की जो फिलॉसफी है वो क्या कहती है कि हमने रियलिटी को देखना है, आइडियाज़ को हमने नहीं देखना। यानी यहाँ पर हमारी जो रियलिटी होती है, हकीकत होती है, हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हम कहते हैं कि यार ख्यालों की दुनिया से निकलो, रियलिटी में आ जाओ। यहाँ पर रियलिज्म के अंदर ये चीज़ है। ये किस चीज़ के ऊपर बिलीव रखती है? रियलिज्म ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब ये जो दुनिया है जो एग्जिस्ट करती है, ये रियल है। इसके अंदर जो कुछ है उससे हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, उससे हम नॉलेज ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। और ये इस बात पर यकीन रखती है कि असल तालीम जो है वो फैक्ट्स के अंदर है, साइंस के अंदर है। प्रैक्टिकल जो चीज़ है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, वो असल चीज़ है। आइडियाज़ को ये सेकेंडरी रखता है, प्रैक्टिकलिटी को ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखता है, और इसके अंदर डिसिप्लिन और ऑर्डर जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बिलीव रखता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज डेफिनेटली रिक्वायर डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। क्लियर हो गया? तो ये रियलिज्म के हवाले से थोड़ा सा मैंने आपको रिकॉल करवाया। कल हम यहाँ तक आ चुके थे। जैसे ही मैंने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया, यहाँ पर नेबरहुड में कोई मसला स्टार्ट हो गया अचानक, और वैसे भी हम थोड़े से वो प्रीवियस वीक से परेशान हैं सब, तो उस वजह से मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा। अब ये आज का नया टॉपिक है, ठीक है। इसका नाम है
नेचुरलिज्म, ये इज़म वाली जो चीज़ें हैं, ये इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं, वो भी कल के या कल के बाद जो सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये इज़म वाले जो टर्म्स हैं ये पेडागोजी के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको डेफिनीशन और इसके अंदर जिन लोगों ने काम किया हुआ है, इसके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, कोर बिलीव्स हैं, उसके हवाले से, और एजुकेशन के अंदर ये चीज़ कहाँ पर होती है या कहाँ पर पाई जाती है उसके हवाले से, और आखिर में एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये सब कुछ कंटेंट मिलेगा। ठीक है, नेचुरलिज्म के ऊपर आते हैं। नेचुरलिज्म को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, पता नहीं रिक्वेस्ट आ रहे हैं। नेचुरलिज्म क्या चीज़ है? नेचुरलिज्म इस चीज़ के ऊपर यकीन रखती है कि एजुकेशन शुड फॉलो द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। अब नेचुरल डेवलपमेंट चाइल्ड की जो होती है ये उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। नेचुरल डेवलपमेंट क्या है? मतलब ये जो फिलॉसफी है ये इस बात पर यकीन रखती है कि बच्चा जब पैदा होता है तो बस वो ठीक होता है। ठीक है, चिल्ड्रन आर बॉर्न गुड एंड एजुकेशन शुड नॉट बी इम्पोज्ड। इनके ऊपर हमने ज़बरदस्ती एजुकेशन को लागू नहीं करना, बट शुड अलाउ देम टू ग्रो फ्रीली अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। ठीक है, नेचुरलिज्म का जो फ़लसफ़ा है, नेचुरलिज्म की जो फ़िलॉसफी है, वो इस चीज़ को प्रमोट करती है कि बच्चों को आप छोड़ दें, जो वो करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करें उस चीज़ के अंदर। कल मैंने मेंबर्स को ये बात बताई थी कि जब आप आइडियलिज्म को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आइडियलिज्म इज़ वेरी बेस्ट थिंग। ठीक है, आइडियलिज्म काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। फिर मैंने बताया कि आइडियलिज्म के बाद जब आप रियलिज्म को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आइडियलिज्म से अच्छा तो रियलिज्म है। और जब आप रियलिज्म के बाद ये चीज़ यानी अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं नेचुरलिज्म, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि यार असल चीज़ तो ये है। तो ये सारे जो फ़लसफ़े हैं, ये जो फ़िलासफ़ीज़ हैं, इनको हम किसी न किसी भी सूरत में, मतलब अगर कोई बंदा चाहे कि इसको इग्नोर कर ले तो वो इग्नोर नहीं कर सकता। हमने आखिर में इसका जो कंक्लूजन होगा आप लोग वहाँ पर देख लेंगे कि इन चीज़ों को हमने बैलेंस रखना है। ठीक है, अक्सर अगर अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर फ़र्ज़ करें क्वेश्चन हो गया कि अगर आइडियलिज़म है तो फिर रियलिज़म को हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर रियलिज़म एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा फ़लसफ़ा है, तो फिर आइडियलिज़म को हमने क्यों डिस्कस किया, या आइडियलिज़म को हम एजुकेशन के अंदर इंक्लूड क्यों करते हैं। तो आपने बताना है कि एक एक करके अगर हम आइडियलिज़म को देखें, अगर हम रियलिज़म को देखें, अगर हम नेचुरलिज़म को देखें, तो हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी जगह। मतलब ये सब जो फ़िलासफ़ीज़ हैं, ये सारी फ़िलासफ़ीज़ किसी न किसी तरह से, किसी न किसी पहलू से ख़ुद को प्रूफ करवाते हैं। क्लियर हो गया? ख़ुद को ये प्रूफ करवाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं कहना कि यार रियलिज़म अच्छा है या फिर आइडियलिज़म अच्छा है। किसी एक चीज़ को अगर आपने प्रायोरिटी दी तो वो डायरेक्टली आपको गलत समझेंगे, क्योंकि ये सारे जो यहाँ पर नाम है फ़िलासफ़ीज़ के, ये सारे इम्पॉर्टेंट है। आइडियलिज़म हमने डिस्कस किया हुआ है, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रियलिज़म को अगर हम देखेंगे तो हमें वो भी इम्पॉर्टेंट लगेगा। अब नेचुरलिज़म को आप देख लें। नेचुरलिज़म का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है कि आप बच्चों को छोड़ दो, उनके ऊपर चीज़ों को ज़बरदस्ती लागू ना करो। दे आर बॉर्न गुड, ये ठीक पैदा होते हैं। मतलब किसी चीज़ के लिए इनकी पैदाइश होती है तो उस चीज़ तक पहुंचने के लिए आपने इनको सपोर्ट करना है, इनके ऊपर अपनी तरफ से चीज़ों को लागू नहीं करना। मतलब अगर कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है और आप उसको ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाएंगे तो वो डॉक्टर बन तो जाएगा लेकिन एक ख़राब डॉक्टर बनेगा। वही 3 इडियट की मूवी अगर किसी ने देखी है तो वही बात यहाँ पर आ जाती है। अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है और आप उसको ज़बरदस्ती उसको कहते हैं कि आपने एक आर्टिस्ट बनना है, तो एक अच्छा क्रिकेटर आर्टिस्ट तो नहीं बन सकता। क्लियर हो गया? तो ये फ़लसफ़ा जो है ये इस चीज़ के ऊपर यकीन रखती है कि नेचुरल डेवलपमेंट, कुदरत की तरफ से बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर एजुकेशन का मेन फोकस होना चाहिए। तो
तो ये नेचुरलिज्म की डेफिनेशन के हवाले से मैंने इतना ये किस्सा आपको सुनाया, आप लोगों ने इसको याद रखना है। अच्छा, नेचुरलिज्म के अंदर जिन जिन लोगों ने काम किया हुआ है उनके नाम आपने याद रखने हैं। एक ये वाला मुश्किल सा नाम है, जीन जैक्वस रोजव, इसका नाम आपने याद रखना है। इसने नेचुरलिज्म के अंदर काम किया हुआ है। और ये पेस्टलोजी, इस बंदे ने या इस बंदी ने काम किया हुआ है। आई डोंट नो ये मेल है या फीमेल, लेकिन नाम आपने याद रखना है। और फ्रोइबल, ये 3 बंदे हैं जिन्होंने नेचुरलिज्म के अंदर काम किया हुआ है। अक्सर इनके ऊपर MCQs भी आ जाते हैं, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेचुरलिज्म का जो फ़लसफ़ा है, द फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। तो अगर इनमें से किसी एक का नाम आपको याद होगा तो आप वहाँ पर उसको ईज़िली सेलेक्ट कर सकेंगे। क्लियर हो गया? ये इनके नाम है, इन लोगों ने नेचुरलिज्म के अंदर काम किया हुआ है। नेचुरलिज्म के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? देखिए, एक फ़लसफ़ा आता है तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स लाजमी होते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स के बगैर वो ख़ुद को प्रूव ही नहीं कर सकता। तो अब इसके जो 3 बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं, वो ये हैं। सबसे पहला ये है, नेचर इज़ द अल्टीमेट रियलिटी एंड गाइड फॉर एजुकेशन। ऊपर डेफिनेशन से आपको ये पता लग चुका होगा कि आप बच्चे को छोड़ दो, उसकी जो नेचुरल डेवलपमेंट है उसको होने दें। तो ये इसका पहला प्रिंसिपल है कि जो नेचर है, जो कुदरत है, वो रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है, और वो एक गाइड है फॉर एजुकेशन। बच्चा अपने नेचुरल डेवलपमेंट से ही एजुकेशन हासिल करेगा, उसको गाइडेंस मिलेगी। और किस तरीके से? नेचर से। उसका जो नेचुरल डेवलपमेंट होगा वो नेचर के थ्रू ही होगा, तो वो उसके लिए रियलिटी भी है और उसके लिए एक गाइड भी है एजुकेशन के हुसूल के लिए। क्लियर हो गया? ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है। सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है? द चाइल्ड इज एट द सेंटर ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। यहाँ पर बच्चे को बिल्कुल मरकजी किरदार हासिल होता है, वो बिल्कुल सेंटर होता है प्रोसेस का, एजुकेशनल प्रोसेस का सेंटर कौन होता है नेचुरलिज्म के अंदर? MCQ भी पूछा जा सकता है आपसे कि एजुकेशनल प्रोसेस के अंदर सेंटर जहाँ पर चाइल्ड हो, उस फिलॉसफी का नाम क्या है? तो नेचुरलिज्म उस फिलॉसफी को कहते हैं, क्योंकि इसका बुनियादी मकसद कहाँ पर है? नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो सेंटर कौन हुआ? चाइल्ड हो गया। सो द चाइल्ड इज एट द सेंटर ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। और ये इसका थर्ड प्रिंसिपल देख लें, फ्रीडम, क्यूरोसिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन आर हाईली वैल्यूड। कोई बच्चा आपको अपनी तरफ से वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, तब आपको पता लगेगा कि ये बच्चा इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लेता है, फिर आप मज़ीद चीज़ों को उसके ऊपर इम्पोज नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा अपने आप को मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन आपके सामने दे कि मुझे तो डॉक्टर नहीं बनना, मुझे इंजीनियर बनना है, तो फिर आपको सेल्फ एक्सप्रेशन से क्या आइडिया मिला कि इसको इंजीनियर नहीं बनाना, इसको डॉक्टर बनाना है, या इसको डॉक्टर नहीं बनाना, इसको इंजीनियर बनाना है। इम्पोज नहीं करना, यहाँ पर उसको ज़बरदस्ती किसी चीज़ की तरफ राग़िब नहीं करना। क्लियर हो गया? ये इसका थर्ड प्रिंसिपल है। अच्छा, एजुकेशनल एम्प्लीकेशंस, ये जो नेचुरलिज्म का फ़लसफ़ा है, ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर हम देख सकते हैं या कहाँ पर ये पाया जा सकता है? इसके अंदर टीचर का क्या किरदार होता है और कौन से टीचिंग मेथड से हम नेचुरलिज्म को डिलीवर कर सकते हैं? तो करिकुलम यानी कंटेंट कौन सा होगा, वहाँ पर ये नेचुरलिज्म देखा जाएगा। फोकस ऑन एक्टिविटीज़, प्ले, नेचर स्टडीज़ एंड चाइल्ड्स इंटरेस्ट। ये करिकुलम के अंदर ये सारी चीज़ें, ठीक है, जब करिकुलम डिज़ाइन होगा तो अगर हम ये चाहें कि हमारा बच्चा नेचुरलिज्म के प्रोसेस से हो के एजुकेशन हासिल करे, तो हमने फिर अपने करिकुलम के अंदर एक्टिविटीज़ को, प्लेस को, नेचर स्टडीज़ को और चिल्ड्रन की जो अपनी इंटरेस्ट होती हैं उनको इंक्लूड करना होगा।
अब आप अपने करिकुलम के ऊपर ज़रा गौर कर लें। हमारे करिकुलम के अंदर आइडियलिज़म के हवाले से भी कंटेंट है, हमारे करिकुलम के अंदर रियलिज़म के हवाले से भी कंटेंट है, और हमारे करिकुलम के अंदर ही को करिकुलर एक्टिविटीज़ का नाम आपने सुना होगा, वो भी है। तो उसके अंदर ये प्ले, नेचर स्टडीज़, या बच्चे के जो इंटरेस्ट होते हैं, ड्रिल का एक पीरियड होता है बाकायदा, तो वो किस चीज़ को डील करता है, वो असल में नेचुरलिज्म को ही डिलीवर करने के लिए होता है। क्लियर हो गया? तो करिकुलम ऐसा बनेगा। फिर अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चों को नेचुरलिज्म के प्रोसेस से एजुकेट करें, तो फिर आपने अपने करिकुलम के अंदर ये एक्टिविटीज़, प्लेज, नेचर स्टडीज़, इन सब्जेक्ट्स को या इन चीज़ों को इंक्लूड करना है। टीचर का रोल यहाँ पर क्या होगा? देखें, जहाँ पर चीज़ों को इम्पोज नहीं करेंगे तो वहाँ पर टीचर सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करेगा। क्लियर हो गया? टीचर यहाँ पर एक फैसिलिटेटर होगा, और ये क्या करेगा? नॉट अ स्ट्रिक्ट अथॉरिटी, मतलब हुक्म चलाने वाला नहीं बनेगा। टीचर का रोल क्या होगा? टीचर एक फैसिलिटेटर होगा जो कि चीज़ों को लागू नहीं करेगा। हाँ, अगर बच्चे किसी चीज़ में इंटरेस्ट शो करवाते हैं तो फिर टीचर का हक बनेगा, टीचर के ऊपर बच्चों का हक बनेगा कि वो बच्चों को फैसिलिटेट करे। तो यहाँ पर टीचर का रोल क्या है? फैसिलिटेटर का है। इस तरह भी एमसीक्यू आ सकता है कि वो कौन सा फ़लसफ़ा है जहाँ पर टीचर प्राइमरीली, बिल्कुल बुनियादी तौर पर फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। तो आपको याद होना चाहिए कि नेचुरलिज्म एक ऐसा फ़लसफ़ा है, एक ऐसी फ़िलॉसफी है जहाँ पर टीचर फ्रॉम ए टू जेड फैसिलिटेटर के तौर पर ही काम करता है। क्लियर हो गया? आपको ये चीज़ें याद आनी चाहिए, इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को आपने नोट करना है। द टीचर गाइड्स लर्निंग रादर देन कंट्रोलिंग इट। टीचर जो होता है यहाँ पर वो कंट्रोलिंग नहीं करेगा। आसान सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर चीज़ों को इम्पोज ना करना पड़े, इन्फोर्स ना करना पड़े, तो वहाँ से कंट्रोलिंग ख़त्म हो जाती है। मतलब टीचर यहाँ पर कंट्रोलर नहीं बनेगा। जहाँ पर कंट्रोलर का वर्ड आता है, इट मीन्स कि वहाँ पर कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा, डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा, किसी के अहकामात को मानना होगा। तो कंट्रोलिंग यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर टीचर सिर्फ और सिर्फ लर्निंग को गाइड करेगा, ठीक है, लर्निंग के प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, वो कंट्रोलर नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? ये यहाँ पर टीचर का रोल है। मेथड ऑफ टीचिंग, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स ऐसे हैं जहाँ पर मतलब जिनके थ्रू हम नेचुरलिज्म को डिलीवर कर सकते हैं या नेचुरलिज्म के को अपने टीचिंग मेथड में ला सकते हैं? तो वो है लर्निंग बाय डूइंग। देखें, अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को मतलब अपने किसी क्लास में ये पूछता है कि भाई किस किस को क्रिकेट पसंद है, और 4-5 बंदे मतलब 4-5 स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं, वो अपने टीचर को कहते हैं कि सर हमें क्रिकेट पसंद है, नेक्स्ट जो पीटी का पीरियड होगा या ड्रिल का जो पीरियड होगा हमने क्रिकेट खेलनी है। तो यहाँ पर वो टीचर अगर उसको मतलब सही तरह से डिलीवर करना चाहे तो वो खुद भी उनके साथ क्रिकेट खेलने में लग जाना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग, खुद उनके सामने करेगा, डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा। प्ले वे मेथड, मतलब वही कि उनके सामने चीज़ों को बिल्कुल खाके की शक्ल में पेश करेगा। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में भी वही, मतलब ये जो टीचिंग मेथड्स हैं, पहला ये लर्निंग बाय डूइंग, प्ले वे मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इनमें क्या होता है, इनमें आपको खुद चीज़ों को करना पड़ेगा। जब आप चीज़ों को खुद करेंगे मतलब इंटरेस्ट उनका है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप तो टीचर हैं और टीचिंग मेथडोलॉजी आपकी है, तो फिर आपने फैसिलिटेट करना है, कंट्रोल नहीं करना। आपने उनको नहीं कहना कि नहीं क्रिकेट तो हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे, क्रिकेट को भूल जाएं। नहीं, आपने जाना है लर्निंग बाय डूइंग, प्ले वे मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आपने एक्टिविटीज़ को करना है, उनको सामने जो भी चीज़ है वो करके दिखाना है। तो ये यहाँ पर नेचुरलिज्म के अंदर टीचिंग मेथड्स हैं। इन मेथड्स के थ्रू हम नेचुरलिज्म को सपोर्ट भी कर सकते हैं, नेचुरलिज्म को अपने करिकुलम के अंदर, अपने क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब एक शॉर्ट सा एग्जांपल देख लें। इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग अ चाइल्ड टू मेमोराइज, एक बच्चा है, आप उसको मतलब कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, तो
बजाय इसके कि आप उसको फोर्स करें कि उस टॉपिक को वो मेमोराइज कर ले, बस उसको रटा लगा कर याद करें। द टीचर अलाउज देम टू एक्सप्लोर, प्ले विद ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जर्व नेचर एंड लर्न थ्रू नेचुरल एक्सपीरियंसेस। देखें प्लांट की ग्रोथ, ठीक है, प्लांट स्टार्ट से मतलब जब हम सीडिंग करते हैं वहाँ से बिल्कुल स्टार्ट से अगर आप ये टॉपिक साइंस के सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाएंगे तो बच्चे समझेंगे या नहीं समझेंगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप उनको अलाउ करें कि बच्चों मैं आपको पहले टॉपिक पढ़ाता हूँ, ठीक है, आपने इस टॉपिक को लेकर खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, आप उनको ऑब्जेक्ट्स टूल्स सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, उनको कहते हैं कि आप इस पूरे प्रोसेस को ऑब्ज़र्व करें, उनकी एक्सपीरियंस हो जाएगी। तो ऐसे क्या होगा, यहाँ पर मेमोराइज का एक वर्ड है, ये मेमोराइज का वर्ड ऐसे यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फोर्स करना, इम्पोज करना, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। बच्चा आसानी से लर्न करेगा क्योंकि आपने उसकी इंटरेस्ट को देखना है। क्लियर हो गया। तो ऐसे हम किसी भी टॉपिक को अगर बच्चे के अंदर उसके जहन के अंदर डालना चाहें तो हमने फिर प्ले वे मेथड, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। आप बच्चे को छोड़ देते हैं कि बच्चे तुमने ये चीज़ सीखनी है, ठीक है, तुम सीखना चाहते हो, तुम्हें इजाज़त है, तुम एक्सपीरियंस करो, ऑब्ज़र्व करो, चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, लर्न करो, ठीक है, और नेचुरल प्रोसेस जो भी है उसको नोट कर लो, उसको याद कर लो। क्लियर हो गया। तो ये था नेचुरलिज्म का टॉपिक। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेगमेटिज्म। और प्रेगमेटिज्म एक ऐसा टॉपिक है, आपने ईटा के एमसीक्यूज़ के अंदर ये नाम किसी न किसी सूरत में देखा होगा। अगर ये नाम आपने नहीं देखा तो इसके ऊपर एमसीक्यू किसी न किसी शेप में आपने देखे होंगे। इसके अंदर काफ़ी मशहूर बंदे का नाम है, यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ है जॉन डीवे। इसकी अपनी एक थ्योरी है, वो भी मैं किसी दिन पढ़ाऊँगा आपको। प्रेगमेटिज्म क्या है, ये कौन सा फ़लसफ़ा है। हमने 3 फ़लसफ़े पढ़े, आइडियलिज़म, रियलिज़म, नेचुरलिज़म। चौथा फ़लसफ़ा, फोर्थ नंबर जो फ़िलॉसफ़ी है वो है प्रेगमेटिज्म की। प्रेगमेटिज्म क्या है, ये फोकस करता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर। ये ज़्यादा रिलेटेबल है किस चीज़ के साथ, रियलिज़म के साथ। मतलब रियलिज़म के अंदर क्या था, प्रैक्टिकल नॉलेज थी, यहाँ पर भी ये इसका मेन फोकस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के ऊपर जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर इसका मेन फोकस जाता है, और यूज़फुलनेस, अहमियत की तरफ या उसका जो इस्तेमाल है चीज़ों का, नॉलेज का, यूज़फुलनेस की तरफ इसका ज़्यादा ध्यान है, ये उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है प्रेगमेटिज्म, ठीक है। ये जो फ़लसफ़ा है ये क्या कहता है, इट सेज दैट ट्रूथ इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस। देखें एक बात पुराने ज़माने से आपने सुनी होगी, ठीक है, आपका बिल्कुल उसके ऊपर ईमान होगा कि हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और अचानक से वो थ्योरी, वो जो बात होती है, वो जो आपने कोई लाइन पढ़ी होती है वो गलत साबित हो जाती है। तो ये उस चीज़ को लेकर यहाँ इस फ़लसफ़े में उसका ज़िक्र है कि ये इस यकीन के इस चीज़ के ऊपर यकीन रखता है कि जिसको आप सच्चाई समझते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होती, बट वो टाइम टू टाइम सिचुएशन के साथ या फिर एक्सपीरियंस के साथ बदल जाती है। एजुकेशन मस्ट प्रिपेयर लर्नर्स फॉर रियल लाइफ सिचुएशंस। इसका जो बुनियादी काम है प्रेगमेटिज्म का पीडागोजी के अंदर जो बुनियादी काम है ये इस चीज़ के ऊपर ज़ोर देता है कि हमारा जो एजुकेशन है या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लर्नर्स को तैयार करना है रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए। हकीकत की जो ज़िंदगी है, जो हकीकी ज़िंदगी है, उसके अंदर जो कुछ भी उनके सामने आएंगे तो उनके लिए आपने बच्चों को तैयार करना है। आपने बच्चों को ऐसे एजुकेट करना है कि वो रियल लाइफ सिचुएशंस, वो रियल लाइफ चैलेंजेस को फेस करना जान सके, उनको डील करना जान सके, उनको वो तरीके आएँ जो उनको उन हालात के साथ मुकाबला करने का काबिल बनाए। क्लियर हो गया। ये इसकी डेफिनेशन थी। स्लाइड इज़ नॉट शोविंग, किसको स्लाइड नहीं शो हो रही, स्लाइड किसको शो नहीं हो रही।
देखें ये आपके इंटरनेट का मसला है। स्लाइड किसको शो हो रही है वो बता दी। स्लाइड क्यों नहीं शो रही? स्लाइड को तो मैंने शेयर किया हुआ है। आप थोड़ा सा रिफ्रेश करके देख लें, इंटरनेट का इशू हो सकता है। अच्छा, दो तीन बंदों को विजिबल है, क्लियर है, ठीक है। दो बंदों का मैसेज यहाँ पर सामने है, विजिबल है इनको। तो जिसको विजिबल नहीं, आपके इंटरनेट का मसला हो सकता है। तो हम कहाँ थे? हमने ये पढ़ा कि प्रैग्मेटिज्म जो है वो मतलब उस एजुकेशन को सपोर्ट करता है जो रियल लाइफ सिचुएशन के लिए बच्चों को तैयार कर सके। ये इसकी डेफिनेशन के ऊपर हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अच्छा, प्रैग्मेटिज्म के अंदर किस किस ने काम किया हुआ है? पहला ये नाम आपने याद रखना है, जॉन डीवे। इसके बाद चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, ठीक है, इस बंदे ने काम किया हुआ है। और इसके बाद विलियम जेम्स। ये तीन बंदे हैं जिन्होंने प्रैग्मेटिज्म के अंदर काम किया हुआ है, मतलब प्रैग्मेटिज्म के ऊपर इन लोगों का रिसर्च है। अब आपने इनके नाम याद रखने हैं क्योंकि इनके नामों के साथ एमसीक्यूज़ का मतलब चांस ज़्यादा होता है। आपसे पूछा जा सकता है जॉन डीवे ने प्रैग्मेटिज्म के अंदर काम किया है या नहीं, या प्रैग्मेटिज्म के अंदर जॉन डीवे का क्या रोल है, या कब इसको पेश किया। तो इसके ऊपर तो मैं आपको खैर एमसीक्यूज़ भी दूंगा, बल्कि दे चुका हूँ प्रैग्मेटिज्म के टॉपिक के ऊपर जहाँ तक मुझे याद है। अगर नहीं तो कल किसी न किसी टाइम आपके साथ क्विज़ शेयर कर लूँगा, आपको एमसीक्यूज़ का आइडिया हो जाएगा। तो इट वाज अबाउट की थिंकर्स, कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इसके अंदर काम किया हुआ है। अब हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्रैग्मेटिज्म के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। अच्छा, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है ये है नॉलेज इज़ ट्रू इफ़ इट वर्क्स इन प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब ये कि अगर कोई चीज़, ठीक है, जिसको आप नॉलेज समझते हैं, वो तब ट्रू होगा जब वो प्रैक्टिस के अंदर, मतलब प्रैक्टिस में काम करेगा, रियल में प्रैक्टिकल में उसका कोई अगर आउटपुट है तो वो नॉलेज है। अदरवाइज वो नॉलेज नहीं होगा, वो ऐसी ही कोई बात होगी, वो नॉलेज के अंदर नहीं आएगी। नॉलेज ट्रू होगी अगर वो प्रैक्टिस के अंदर होगा, मतलब उसके ऊपर अगर कोई प्रैक्टिकल काम हो सकता है तो वो नॉलेज है। ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है। लर्निंग हैपन्स बेस्ट थ्रू एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि आइडियलिज्म को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आइडियलिज्म इज़ द वेरी बेस्ट थिंग। जब हम रियलिज्म को पढ़ते हैं हमें ऐसा फील होता है कि यार बस रियलिज्म ही सब कुछ है और कोई फ़लसफ़ा नहीं। जब हमने नेचुरलिज्म को पढ़ा तो उसके अंदर भी क्या था? उसके अंदर था कि बच्चे को छोड़ दो, जो वो करना चाहता है उसमें आप उसको सपोर्ट कर दो, तो वो भी एक अच्छा काम है। अब आप इसको ज़रा देख लें प्रैग्मेटिज्म को। प्रैग्मेटिज्म कहता है कि लर्निंग हैपन्स, इसका प्रिंसिपल कौन सा है? सेकंड, लर्निंग हैपन्स। लर्निंग कब होती है, लर्निंग आती कब है और बेहतर तरीके से कब आती है? जब एक्सपीरियंसेस होते हैं, प्रोजेक्ट्स के ऊपर बच्चे काम करते हैं, या फिर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, तो इसको लर्निंग कहते हैं। या इस वजह से इन कामों से लर्निंग होती है। अगर इसके अलावा कुछ और है तो उससे लर्निंग नहीं होती। तो अब इसका ये प्रिंसिपल है। तो अगर आप हर एक फ़िलॉसफी के प्रिंसिपल्स के ऊपर गौर करेंगे फिर आप किसी भी फ़िलॉसफी को इग्नोर नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए इस वजह से एक एक दफ़ा मुझसे स्टूडेंट ने पूछा भी था कि अगर हम रियलिज़म को पढ़ते हैं तो फिर आइडियलिज़म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज़म, कंस्ट्रक्टिविज़म, उनकी क्या ज़रूरत है? तो यहाँ पर वो क्वेश्चन आंसर भी हो जाता है कि किसी को अगर हम इग्नोर करेंगे तो कोई एक चीज़ हमसे रह जाती है, ठीक है। तो सारे इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन, थर्ड प्रिंसिपल इसका देख लें। ये कहता है एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ, नॉट जस्ट प्रेपरेशन फॉर लाइफ। एजुकेशन को हम ऐसा फील करते हैं, ऐसा समझते हैं कि ये ज़िंदगी के लिए
मतलब ज़िंदगी के अंदर उसकी तैयारी है, ठीक है। बट ये कहता है कि एजुकेशन खुद से ज़िंदगी है, पूरा जो एजुकेशन है वो खुद से ज़िंदगी है, ज़िंदगी के लिए तैयारी नहीं है। एजुकेशन इज़ इट सेल्फ लाइफ, नॉट जस्ट प्रिपरेशन फॉर लाइफ। ये ज़िंदगी के लिए तैयारी नहीं है, ये खुद से ज़िंदगी है। तो ये इसके 3 प्रिंसिपल थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए, आपने इनको थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा, जैसे ऊपर सारे फिलोसफीज़ के लिए हमने करिकुलम, टीचर का रोल या मेथड टीचिंग का जो है वो डिस्कस किया। अब प्रैग्मेटिज्म के लिए कौन सा करिकुलम बेस्ट रहता है? जो डायनामिक हो, ठीक है। डायनामिक क्यों हो? क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन जो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती हैं, तो फिर आपका करिकुलम भी डायनामिक होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। मतलब आपने ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करना है जो डायनामिक हो, जो फ्लेक्सिबल हो, और वो बेस्ड ऑन लर्नर्स नीड एंड सोसाइटीज़ डिमांड, क्योंकि वो रियल लाइफ से ही बिलोंग करती हैं, रियल लाइफ से ही रिलेट करती हैं। जो बच्चा चाहता है बेस्ड ऑन लर्नर्स नीड्स, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, और सोसाइटी की जो डिमांड है, तो फिर हमने अपने करिकुलम को ऐसा डिज़ाइन करना है। क्लियर हो गया ये करिकुलम के हवाले से। अच्छा, यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म के अंदर टीचर का क्या रोल होता है? टीचर बतौर गाइड काम करता है या को लर्नर, मतलब वो खुद भी चीज़ों को सीखता है, क्योंकि नई सिचुएशन सिर्फ बच्चे के लिए न्यू सिचुएशन नहीं होती, वो टीचर के लिए भी एक न्यू चीज़ होती है, ठीक है। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के अंदर नए चैलेंजेस आते हैं, न्यू सिचुएशंस सामने आते हैं, तो फिर वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए नए नहीं होते, वो टीचर के लिए भी नए होते हैं। तो वो बच्चों के साथ खुद भी एक को लर्नर होता है, हु वर्क्स विद स्टूडेंट इन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। क्लियर हो गया टीचर का रोल क्या होता है? वो एक गाइड होता है और साथ साथ वो खुद भी चीज़ों को लर्न करता है। टीचर ने ऐसा रहना है जो गाइड भी करे और साथ साथ अपनी लर्निंग पे भी काम करे, ताकि वो रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर खुद भी सरवाइव करे और बच्चों को भी उसके लिए तैयार करे, बच्चों को भी उन सिचुएशन को डील करना सिखा दे। क्लियर हो गया? इट वॉज अबाउट टीचर्स रोल। अच्छा, मेथड ऑफ टीचिंग, प्रैग्मेटिज्म के अंदर कौन कौन से टीचिंग मेथड्स बेस्ट हैं या कौन कौन से टीचिंग मेथड्स प्रैग्मेटिज्म को अच्छी तरह से डिलीवर करते हैं, या कौन से ऐसे टीचिंग मेथड्स हैं जहां पर प्रैग्मेटिज्म को देखा जा सकता है? सबसे पहले है प्रोजेक्ट मेथड। अब प्रोजेक्ट जब कोई बंदा स्टार्ट कर लेता है, ठीक है, लेट सपोज आप अपना बीएस का ही कोई प्रोजेक्ट उठा लें जो आपने बैचलर लेवल पर करना होता है, उसके लिए आपने रिसर्च पेपर लिखना होता है या थीसिस लिखनी होती है, कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाना होता है। जैसे हम सॉफ्टवेयर वाले हैं तो हम एक साइड पर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, दूसरे साइड पर हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, साथ में प्रेजेंटेशन भी करते हैं। ऐसे आपने भी ये सारे स्टेप्स किसी न किसी तरह किए होंगे, तो ये एक प्रोजेक्ट मेथड होता है। अब प्रोजेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है? पहले आपने कोई प्रॉब्लम देखा, ठीक है, उसके लिए आपने कोई प्रपोज सोल्यूशन निकाला, लेकिन जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं आपके टीचर उसमें इतने कीड़े निकाल लेते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन आपके सामने, चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, फिर आप उस प्रोजेक्ट के अंदर उस चीज़ को एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेथड ऑफ टीचिंग कौन सा होता है? प्रोजेक्ट मेथड, यानी आपने प्रोजेक्ट बेस लर्निंग को फैसिलिटेट प्रोमोट करना है। टीचिंग मेथड कौन सा होना चाहिए? प्रोजेक्ट में ग्रुप वर्क। अब प्रोजेक्ट मेथड जब हो गया तो ग्रुप वर्क एग्जैक्टली वो भी हो गया, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोई एक बंदा, रेयर केसेस में एक बंदा काम कर लेता है, लेकिन उसका भी अपना ही सुपरवाइज़र होता है प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क के अंदर, ठीक है, लर्निंग के अंदर। ग्रुप वर्क भी एक टीचिंग मेथड है, मतलब आपने ऐसा टीचिंग मेथड एडॉप्ट करना है जिसमें ग्रुप वर्क को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, क्योंकि ग्रुप वर्क के अंदर क्या होता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को सपोर्ट करता है, कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन आ जाती है, चैलेंज आ जाता है सामने, तो अगर एक को क्लियर नहीं तो दूसरा उसकी हेल्प करता है, ग्रुप वर्क को प्रमोट करता है। टीचिंग मेथड सेकंड ये हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग या डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, ठीक है, ये सारे टीचिंग मेथड्स ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को डिलीवर करते हैं, प्रैग्मेटिज्म को, ठीक है। ये सारे टीचिंग मेथड्स प्रैग्मेटिज्म को अच्छी तरह से डिलीवर करते हैं, या इनके अंदर प्रैग्मेटिज्म के लिए अच्छा खासा काम हो सकता है।
लास्ट में लेक्चर का एंड है, प्रेगमेटिज्म के लिए एग्जाम्पल है, स्टूडेंट्स आर गिवन अ प्रोजेक्ट टू डिज़ाइन ए स्मॉल गार्डन, दे लर्न मैथमेटिक्स। देखें, बच्चों को एक टास्क मिला कि आपने एक स्मॉल गार्डन बनाना है, छोटा सा बाग बनाना है, साइंस का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। वो क्या काम करते हैं, वो मयरमेंट सीख लेते हैं। अब मयरमेंट क्या है, ये मैथमेटिक्स है, साथ साथ में वो साइंस के सब्जेक्ट के अंदर ही है, ठीक है। तो गार्डन के लिए उनको क्या चाहिए, गार्डन के लिए उनको प्लांट्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। फिर उस चीज़ को जब वो रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, अपने टीचर के सामने कोई उसका डॉक्यूमेंट रखेंगे, तो लैंग्वेज की भी तैयारी होती है एंड टीम वर्क, ठीक है। साथ में एक बच्चा तो नहीं होगा, ज़्यादा बच्चे होंगे, उनका एक ग्रुप होगा, उनका एक टीम होगा, कनेक्टेड विद लाइफ, नॉलेज कनेक्टेड विद लाइफ, टीम वर्क, नॉलेज कनेक्टेड विद लाइफ। तो ये इसका एग्जाम्पल है। मतलब अब अगर इस पूरे एग्जाम्पल के ऊपर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर प्रेगमेटिज्म डिलीवर हो रहा है, या प्रेगमेटिज्म ही यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रुप वर्क भी है, पार्टिसिपेशन भी है, यहाँ पर एजुकेशन उनको जो मिलनी चाहिए वो भी ऐसे ही मिल रही है। क्लियर हो गया? सो इट वाज अबाउट एन एग्जाम्पल फॉर प्रेगमेटिज्म, कि मतलब प्रेगमेटिज्म कैसे होता है। क्लियर हो गया? यहाँ इस लेक्चर का, अच्छा सॉरी लेक्चर का एंड यहाँ पर नहीं है। मैंने स्टार्ट में आपको रिकॉल के लिए ये चीज़ें बता दी, आइडियलिज़म, रियलिज़म और नेचुरलिज़म, और आखिर में प्रेगमेटिज्म। आइडियलिज़म फिलॉसफी का नाम है, आइडियलिज़म। क्लियर हो गया? इसका मेन फोकस कहाँ पर होता है? आइडियलिज़म मेनली फोकस करता है माइंड के ऊपर, आइडियाज़ के ऊपर या वैल्यूज़ के ऊपर। कल मैं अच्छा खासा डिस्कस कर चुका हूँ, आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। रोल ऑफ टीचर यहाँ पर क्या होता है? टीचर एक मॉरल गाइड होता है, इसके ऊपर अच्छा खासा कल हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर टीचर एज अ रोल मॉडल काम करता है आइडियलिज्म के अंदर। मेथड्स कौन कौन से होते हैं? डिस्कशन या क्वेश्चनिंग, ठीक है, ये इसके टीचिंग मेथड्स हैं। करिकुलम, मतलब कौन सा करिकुलम आइडियलिज्म को इंक्लूड करता है या अच्छी तरह से प्रेजेंट करता है, इम्प्लीमेंट करता है। लिटरेचर, फिलॉसफी या आर्ट्स वगैरह। ये आखिर में बस एक टेबल है, कंपैरिजन का टेबल इसको कह लें। अच्छा, रियलिज्म, ये जो फिलॉसफी है इसका मेन फोकस कहाँ पर होता है? ऑब्जेक्टिव रियलिटी के ऊपर, फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर इसका मेन फोकस होता है। इसमें टीचर का रोल क्या होता है? टीचर एज एन एक्सपर्ट काम करता है और इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करता है। मेथड्स इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड कल हमने डिस्कस किया था, एक्सपेरिमेंट्स का जो प्रोसेस होता है वो कल हमने डिस्कस किया था। इसका करिकुलम कहाँ पर इसको देखा जा सकता है? साइंस, फैक्ट्स, जहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती हैं, या प्रैक्टिकल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर रियलिज्म को ज़्यादा देखा जा सकता है। अब नेचुरलिज्म की बात आज हमने की, उसका मेन फोकस कहाँ पे होता है? नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है, उसकी नेचुरल ग्रोथ, उसके ऊपर इसका मेन फोकस होता है, मरकज़ उसका ये होता है। रोल ऑफ टीचर क्या होता है? यहाँ पर टीचर का काम है फैसिलिटेटर का। बच्चे को छोड़ दो, उसका इंटरेस्ट जिस चीज़ में भी है उसको आप बस सिर्फ फैसिलिटेट कर दो। मेथड्स कौन कौन से होते हैं? उनके सामने करके दिखाना, लर्निंग बाय डूइंग, या कोई काम प्ले करके दिखाना, ठीक है। और इसके अंदर करिकुलम कौन सा होना चाहिए या कौन से सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ हम डिलीवर कर सकते हैं। नेचुरलिज्म को हम देख सकते हैं, नेचर स्टडीज़ हो गई, एक्टिविटीज़ हो गई, ऊपर हमने अच्छा खासा डिस्कस किया। प्रैग्मेटिज्म आखिर में हमने डिस्कस किया। प्रैग्मेटिज्म क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बच्चों को तैयार करना, और एक्सपीरियंसेस के साथ इसका ज़्यादा काम होता है। इसका मेन फोकस प्रैक्टिकल लाइफ और एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। रोल ऑफ टीचर क्या होता है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि टीचर एक गाइड के तौर पर काम करता है, एक को लर्नर होता है। और मेथड्स कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हो सकते हैं? प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया। यहाँ करिकुलम कौन सा होना चाहिए, या करिकुलम के अंदर हमें कौन सी चीज़ों को शामिल करना चाहिए? फ्लेक्सिबल करिकुलम हो, लाइफ ओरिएंटेड हो, ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन को वो डील करे, वो डायनामिक हो। तो ये चीज़ें अभी हमने डिस्कस की। कंक्लूजन को आखिर में देख लें। आइडियलिज्म क्या काम करता है? शेप्स मॉरल वैल्यूज़। देखें, स्टार्ट में मैंने कहा था
जब आप आइडियलिज़म को पढ़ेंगे तो आपको आइडियलिज़म सबसे बेहतर लगेगा। जब आप रियलिज़म को डिस्कस करेंगे तो आपको रियलिज़म अच्छा लगेगा। जब आप नेचुरलिज़म को देखेंगे तो आप नेचुरलिज़म के नगमे गाएंगे। लेकिन जब आप प्रेगमेटिज़म को देखेंगे तो प्रेगमेटिज़म को भी आप इग्नोर नहीं कर सकेंगे। तो अब हर एक का अपना एक काम है, अपना एक रोल है, इसलिए हम पेडागोजी के अंदर सारी फ़िलोसफीज़ को एक साथ देखते हैं, इसको इग्नोर नहीं करते। क्लियर हो गया? आइडियलिज्म क्या काम करता है? शेप्स, मैं क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन देखता हूँ, ये ख़त्म हो जाए तो। आइडियलिज्म शेप्स मॉरल वैल्यूज़, ये बच्चे की मॉरल वैल्यूज़ को शेप करने के लिए ये फ़िलॉसफी है, इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है। रियलिज़म बिल्ड्स साइंटिफिक आउटलुक, ठीक है, प्रैक्टिकल वाला वो जो काम है, फिज़िकल वर्ल्ड के ऊपर इसका मेन फोकस होता है। इसका ये फ़ायदा हो गया। नेचुरलिज्म क्या काम करता है? डेवलप्स इंडिविजुअलिटी एंड फ्रीडम, बच्चे को आज़ादी दो, उसका जो सेल्फ इस्टीम है उसको ख़राब ना करो, उसकी सेल्फ एक्सप्रेशन की रिस्पेक्ट करो। ये इस चीज़ को डेवलप करता है, इस चीज़ को प्रमोट करता है। प्रेगमेटिज्म क्या काम करता है? प्रेगमेटिज्म प्रिपेयर लर्नर्स फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। तो इसमें दो चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ थोड़े से रिलेटेड हैं। ये भी ज़्यादातर फोकस प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर करता है और रियलिज़म भी प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर ही काम करता है। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है और यहाँ पर भी रियलिज़म के अंदर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही काम होता है। लेकिन सब कुछ इसके अंदर सेम नहीं है। आप लोग थोड़ा सा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, स्टार्ट में मैं बता चुका हूँ कि आप बीएड एमएड के बुक्स तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपके पास इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सब को उठा लें और इसकी सिमिलरिटीज़ या डिफरेंसेस के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लें। ये आपका एक टाइप का होम टास्क भी हो गया। और कल इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि कल इसमें मसला आया था, दो टॉपिक्स मैंने किए, फिर मसला आ गया, अचानक मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा, तो मैं कल इसके ऊपर क्विज़ भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको क्विज़ेस के थ्रू भी ये चीज़ें कवर हो जाएं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज का लेक्चर यहीं तक था। अब मैं आता हूँ और थोड़े से मैसेजेस देख लूँ। कोई क्वेश्चन मैंने अभी नोट किया, सर देयर इज़ सिमिलरिटीज़ इन ऑल दीज मेथड्स, इट मेक्स मी कंफ्यूज। नहीं, सारे मेथड्स बिल्कुल भी सेम नहीं है। आइडियलिज़म का जो सॉरी मेथड्स नहीं, फ़िलोसफीज़, आइडियलिज़म की जो फ़िलोसफी है वो रियलिज़म के एक अगेंस्ट आई है। आइडियलिज़म आइडियाज़ के ऊपर फोकस रखता है, रियलिज़म रियलिटी के ऊपर फोकस रखता है। ठीक है, आइडियलिज़म आइडियाज़ के ऊपर, कोर वैल्यूज़ के ऊपर, माइंड के ऊपर फोकस करता है, जबकि प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज़म और रियलिज़म इससे हटकर चीज़ें हैं। तो दो ऐसी हैं, मैंने अभी डिस्कस किया, वो सेम है। बाकी आप इसके डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लें। कल क्विज़ दूंगा तो उससे भी इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अच्छा, माइक्रोफोन आप खोल सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आंसर ना कर सकूँ तो कल तक मैं इंशाल्लाह इसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन आप बेशक कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इस लेक्चर के ख़त्म होने में 12 मिनट्स रहते हैं। मैं चुप हो जाता हूँ, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि देखिए आइडियलिज्म में आइडिया है ना, मींस मतलब ख्यालात, और नेचुरलिज्म में भी वही चीज आती है, नेचर यानी आपके जज्बात ख्यालात। तो इन दोनों में भी सिमिलैरिटी नहीं है? आपने पैराग्मेटिज्म और उसका कहा ना, रियलिज्म का, बट आई थिंक इन दोनों में भी सिमिलैरिटीज हमें कंफ्यूज कर रही हैं। आइडियलिज्म के अंदर और प्रैग्मेटिज्म के अंदर? नहीं, आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म। नहीं, नेचुरलिज्म के अंदर आप आइडियाज़ को नहीं, नेचुरलिज्म के अंदर उसका मेन जो फोकस जाता है नेचुरलिज्म का, आप सुन ले, नेचुरलिज्म ये कहता है कि आप बच्चे को आज़ाद छोड़ दो, ठीक है, वो जो चाहता है उसके ऊपर आपने उसको फैसिलिटेट करना है। आइडियलिज्म ये है कि
एक हमारी ये वाली दुनिया है, रियलिटी जो है, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड। एक हमारी ख्यालाती दुनिया है, ख्यालों की दुनिया, सोच वाली दुनिया, तसव्वुफ वाली दुनिया, ठीक है। फिलोसोफर जो होते हैं, लिटरेचर के अंदर जो लोग काम करते हैं, अदब वाले लोग, ठीक है, एक वो दुनिया है। तो यहाँ पर बच्चे को फ्रीली छोड़ा जाता है, वहाँ पर, यहाँ पर इन्फोर्स नहीं करना होता, वहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। वहाँ पर बच्चे ने आइडियाज़ के ऊपर काम करना है, या आप उसके सामने कोई आइडिया रखते हैं, उसके ऊपर बच्चे ने काम करना है, तो वहाँ पर इन्फोर्समेंट आ जाती है, यहाँ पर नहीं आती। हाँ, उसके अपने ख्यालात के अंदर कोई, आप उसको रोक नहीं सकते कि वो कोई ख्याल ना सोचे। इज़ दैट क्लियर? नेचुरलिज्म का मेन फोकस ये है, यस सर। नेचुरलिज्म का मेन फोकस ये है कि बच्चे को छोड़ दो, ठीक है, आइडियाज़ वगैरह की बात नहीं कर रहा, उसके इंटरेस्ट की भी बात हो रही है, उसके सेल्फ एक्सप्रेशन की भी बात हो रही है। वो जो चाहता है उसके अंदर उसको फैसिलिटेट कर दो। तुमने कुछ नहीं पढ़ाना, तुमने सिर्फ सपोर्ट करना है। जो इंटरेस्ट वो शो करे, जो चीज़ वो आपको बता दे, उसको फैसिलिटेट कर दो। टूल्स अगर उसको चाहिए आप प्रोवाइड कर दो। बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है तो मेरा काम क्या बनेगा, मैं उसको बैट बॉल वगैरह ला कर दूंगा, ठीक है। हाँ, आइडियलिज्म के अंदर क्या होता है, आइडियलिज्म के अंदर ख्यालाती दुनिया होती है, उसका प्रैक्टिकलिटी के साथ काम नहीं होता, ये तो सारा प्रैक्टिकल हो जाता है। तो डिफरेंस यहाँ पर आ जाती है। सही। सर एक और क्वेश्चन के हम जो पीजी जो प्ले ग्रुप के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको मतलब सिखाने के बजाय हम कहते हैं कि आप प्रैक्टिकल चीजें टॉयज के साथ या एक्टिविटीज करके सीखे, तो क्या वहां पे भी नेचुरलिज्म ज्यादा हम मतलब फोकस्ड करते हैं? आई थिंक कल मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की थी, या इससे पहले वाला हमारा एक सेशन हुआ था, उसके अंदर बच्चे की एज के हवाले से कग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, कग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर हमने थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस किया था कि बच्चे जो होते हैं वो इस एज में ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं, ठीक है, उन चीज़ों के साथ। वो जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होती हैं, आप कोई नंबरिंग उनको सिखाते हैं तो वो टॉयज़ वगैरह उनको पकड़ा देते हैं, ठीक है, तो वो उस मकसद के लिए। ठीक है सर, क्लियर है। ये क्वेश्चन आप अगेन मुझसे थोड़ा सा पूछ लें। सर क्लास ली थी मैंने कॉग्निटिव वाली। क्वेश्चन मेरा ये था कि जब हम छोटे बच्चों को मीन्स यानी प्ले ग्रुप के होते हैं या टू नर्सरी, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको ना ऐसे मतलब चीज़ों के साथ या टॉयज के साथ एक्टिविटीज में बिजी रखे, बजाय इसके कि वो बुक से रटा लगाए। उनको अगर हम शेप्स भी ड्रॉ करके देते हैं तो वो बिल्ली की शेप में बे दिखा दी या इस टाइप की, तो उसमें भी आई थिंक नेचुरलिज्म पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। वो नेचुरलिज्म तो नहीं मेरा हुआ। सवाल ये था देखिए, वो नेचुरलिज्म तब होता जब ये बच्चा इस लायक होता कि वो हमें बता दे कि मुझे अभी बिल्ली का बच्चा चाहिए, मुझे टॉयज चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। वो हमने कोई टॉपिक पढ़ाना होता है, फॉर एग्जांपल बे से बिल्ली, या 1+1 2 के लिए हम हमारे साथ कुछ टॉयज़ होती हैं, ठीक है, वो हम उनको पकड़ा देते हैं आसानी के लिए, क्योंकि वो उस चीज़ के साथ उनका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है। वो नेचुरलिज्म नहीं है। नेचुरलिज्म तब होता जब बच्चा हमें कहता कि हमें टॉयज़ चाहिए इस वक्त, या हमें बिल्कुल ये नंबरिंग नहीं पढ़नी, हमने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ पहला कलमा पढ़ना है। वो नेचुरलिज्म है। बच्चे को छोड़ दो, वो जो चाहिए उसको वो बता, उसको दो, उसको सपोर्ट कर दो, वो चीज़ है। क्लियर हुआ? वो हम जी अपनी सर। वो हम अपनी आसानी के लिए, मतलब कि उनकी एज इतनी नहीं होती कि बोर्ड के ऊपर लिखाई को समझ लें या किताब के अंदर लिखाई को समझ लें। देखिए, हमारे जो बुक्स होते हैं ये केजी प्रेप वगैरह के क्लासेस के लिए, उसके अंदर अच्छे खासे ड्राइंग्स होते हैं, आर्ट्स का बड़ा काम होता है। वो क्यों? हम चाहते हैं कि जो हम उनको पढ़ाते हैं, जो चीज़ हम इम्पोज उनके ऊपर करते हैं, वो अच्छी तरह से समझने के लिए वो चीज़ें हम इंक्लूड कर देते हैं। नेचुरलिज्म उसको नहीं कहते।
इज़ दैट क्लियर? कोई क्वेश्चन किसी का हो? अच्छा, क्वेश्चन ये है पेडागोजी सिलेबस के अंदर 5% है तो कितने क्वेश्चंस होंगे? देखें, अगर पेपर में 100 क्वेश्चंस आ गए, 100 एमसीक्यूज़ आ गए तो पेडागोजी के 5 एमसीक्यूज़ होंगे। अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर 45, जैसे केपीपीएससी यानी कमीशन वालों का रूल है, अगर 45 एमसीक्यूज़ आ गए तो आप 5% ऑफ 45 कैलकुलेट कर लो, 2 या 3 क्वेश्चंस होंगे। 3 तो नहीं हो सकते, फिर 2 होंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। 4 मिनट्स का टाइम है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो बस फिर क्लोज़ कर लेंगे। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो जाएगी। ठीक है। चलें, लाइट भी आ गई और मैं पूरा पसीना पसीना हूँ, तो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल मुलाकात हो जाएगी। ठीक है।